वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज़ के इस प्रोग्राम में। देखिए ये यूपीएसआई के मॉक टेस्ट पेपर हैं। इसमें हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आई हुई है इसके मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे। तो इसमें आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये आज हम लोग चौथा मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोगों ने 3 ऑलरेडी मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उन मॉक टेस्टों को नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर उन मॉक टेस्टों को लगा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले कोई भी मॉक टेस्ट सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इस मॉक टेस्ट में कुल 10 टेस्ट हैं। ठीक है, 10 में ये चौथा सेट है। बहुत जल्दी हम वो 6 सेट लेकर आएंगे। इसके पश्चात हम लोग स्पीडी के टेस्ट लगाएंगे। स्पीडी में 18 टेस्ट हैं। ठीक है, विद इन 1 मंथ में इन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट 1 है। देखिए जैसा कि पता है आप लोगों को यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई में जो पेपर होगा उसके 4 भाग होंगे। 4 भाग होंगे। पहले भाग में आएगा आप लोगों का जीएस जीके। दूसरे भाग में रहेगा आप लोगों के लिए पहले भाग में आप लोगों की रहेगी जनरल हिंदी। दूसरे भाग में रहेगा जीएस। तीसरे भाग में रहेगी मैथमेटिक्स। चौथे भाग में रहेगी रीजनिंग। सभी में 40-40 क्वेश्चन इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला भाग। इसमें आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हर बार की तरह इसमें भी हम इस बार भी ये गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, और इसके आंसर हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे देंगे, तो आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस आप लोग भी इससे कर पाएंगे कि गद्यांश आप लोगों को बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोगों को आता भी है तो देखिए गद्यांश पढ़ते हैं कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। ठीक है, संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक के को तैयार हैं। जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि धन ही सब कुछ नहीं होता है। इतिहास में जिन जिन का नाम आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ये देखेंगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन से पैसा कमाने में नहीं लगाया है। उन्होंने के जो और अन्य कार्य हैं उनके कारण वो लोग प्रसिद्ध हुए हैं, उनके कारण उनको याद किया जाता है, ना कि उनके पास इतना धन था इसलिए याद किया जाता है। ठीक है, ये इसका समरी हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिनकी जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। ठीक है, अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। देखिए जो लोग ज़्यादातर पैसा कमाने में ध्यान देते हैं तो ऐसा बहुत समय बहुत टाइम ऐसा आता है कि उनको लोग पूछते तक नहीं हैं, या फिर वो अहंकारी हो जाते हैं, या फिर और भी कुछ कारण होते हैं। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट है अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। फिर है उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। ठीक है, ये रुपया कमाने वालों के लिए बात हो रही है। मानव समाज स्वार्थी अवश्य, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। ठीक है, अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया हो। तो जिन्होंने जो मनुष्यत्व का परिचय देते हैं, जो लोग मानवता प्रिय हृदय रखते हैं, तो वही अंततः जो है जाने जाते हैं। तो इसका शीर्षक क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? धन की लोलुपता, या धन की महत्ता, या धन और मनुष्यता का महत्व। तो ये आप लोगों को बताना है ऑप्शन में। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य पूजनीय होते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। गद्यांश के 5 क्वेश्चन है, पाँचों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। धन की पूजा का अभिप्राय क्या है ये भी बताना है। तो देखिए अब आप लोग ये 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इन तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। तो क्या हो गया यहाँ पे? अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो क्या होगा वो? निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो वो क्या कहलाता है? निर्मम। और जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय, जिसके हृदय में भय नहीं है वो निर्भय। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर भी स्त्रीलिंग पहचानना है आप लोगों को। देखिए ऋतु, पंडित। ऑप्शन है ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु। ठीक है, ऋतु जो है स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो है पुल्लिंग है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है,
तो देखिए भुजंग क्या माने क्या होता है, सांप। व्याल मीन्स भी सांप होता है, सर्प मीन्स सांप होता है, पन्नग मीन्स भी सांप होता है। और क्या होता है, फणीधर, फणीधर मीन्स भी सांप होता है, फड़ी माने भी सांप होता है, ठीक है। गरुड़, ये गरुड़ सांप का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र का विशेष कौन कौन से हैं। देखिए विशेष क्या होते हैं, देखिए संज्ञा जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विश्लेषण कहलाते हैं, और विश्लेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। तो देखिए इसका विशेष क्या हो गया, नीला, सॉरी विशेष क्या हो गया, बड़ा, और घर क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है, विश्लेषण का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। विशेष से कौन कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा विशेष हो जाएगा, सॉरी जो मतलब जिसके बारे में बताया जाता है वो हो जाता है विश्लेषण। जैसे कि बड़ा घर लिखा है, बड़ा, बड़ा घर, तो यहाँ पे घर क्या हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो विश्लेषण हो गए। और विशेष से कौन होगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। यहाँ पे घर क्या हो गया, विशेष, तो यहाँ पे घर विशेष, यहाँ पे आदमी विशेष, यहाँ पे वस्त्र विशेष हो गया। इनका विश्लेषण ये लिखा है, नीला, छोटा और बड़ा, तो यहाँ विशेष पूछा गया है। विशेष क्या हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र, घर, आदमी और वस्त्र, सी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये कार्य के प्रधानता के आधार पर होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के, एक होता है कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, ठीक है। एक होता है कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, एक वाच्य और होता है उसको कहते हैं भाववाच्य। तो देखिए इसमें होता क्या है कि उसके आधार पर पहचाना जाता है कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता के जहाँ किसी कार्य के होने का आभास हो तो उसे कर्तावाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य बोलते हैं। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो इसमें भाववाच्य कौन सा, देखिए अब चला जाए, इसमें भाव है, ठीक है, तो भाववाच्य हो गया, चलने का भाव है। नेक्स्ट है, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अविकारी, विकारी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अविकारी। समुच्चय बोधक जो 2 समुच्चय को जोड़ता है, जैसे हम मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे, तो यहाँ पे और क्या हो गया, ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय को जोड़ने वाला, तो ये अविकारी होता है। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में देखिए वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, हमने अभी बताया। एक होता है हिंदी में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। इसमें कोई द्विवचन वाला सिस्टम नहीं होता है, एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन कौन सा उदाहरण, सममात्रिक छंद, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सममात्रिक छंद जो वो होते हैं जिनके चारों चौपाइयों में जो मतलब होते हैं जो मात्राएं वो बराबर होती हैं, तो इसमें क्या कौन हो जाएगा, छम मात्रिक, तो चौपाई हो जाएगा। बाकी दोहा, सोठा, ये अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं जिसमें जो वो जिसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण में पहला और तीसरा चरण में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं, तो वो क्या होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। और जिसमें चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं वो चौपाई होती हैं। चारों चरण में समान मात्राओं के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि चौपाई हो गया, ठीक है, रोला बोलते हैं, रोला में भी चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। एक और होता है उसको बोलते हैं हरगीतिका, हरगीतिका में भी होते हैं, ठीक है। और अर्ध सम में दोहा आता है, अभी जैसे कि बताया दोहा है और सोठा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सरस्वती वाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, जो है वाणी पाड़ी भी है, शारदा भी है, कमला नहीं है। तो ये कमला किसका है, कमला सरस्वती का नहीं है, ये पर्यायवाची। कमला जो है, कमला कौन सी देवी का पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी देवी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का, ठीक है। और सरस्वती का विमला भी होता है। बढ़ते नेक्स्ट, ईखू मतलब ईछू, ईछू का तद्भव क्या होगा, ऑप्शन है गन्ना, ईख, इच्छू या ईख, तो इसका क्या होगा, इच्छू, तो 15 का डी हो जाएगा, सॉरी इच्छू नहीं होगा, इसका ईख होगा, 15 का सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द है। देखिए रेलगाड़ी, ये इंग्लिश में रेल और गाड़ी ये हिंदी का है, तत्भव वर्ड है गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, ये संकर हो गया। मतलब 2 भाषाओं का मिलकर जब कोई वर्ड बनता है, भिन्न भिन्न भाषाएं, तो वो संकर भाषा कहलाती है, संकर शब्द कहलाते हैं, तो रेलगाड़ी संकर हो गया। नेक्स्ट है, थोक का पर्यायवाची क्या होगा, तो थोक का पर्यायवाची देखना है, परचून, थोक या थाक या पर्यायिक, तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायिक। थोक का पर्यायवाची पर्यायिक होता है। थोक का अगर विलोम पूछते तो क्या हो जाता, परचून, परचून थोक का विलोम है। पढ़ते नेक्स्ट है,
विभु, विभु का पर्यायवाची क्या है? विभु मीन्स जो सभी जगह मौजूद हो, तो क्या होगा? सर्वव्यापक या नित्य, यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्यास का विलोम का क्या होगा? तो व्यास का क्या होगा? समास, संक्षेप, विश्लेषण या संश्लेषण या लघु। तो राइट आंसर क्या होगा? व्यास का समास होता है। संक्षेपण का विक्षेपण होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, लघु का दीर्घ होगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है छक्का पंजा करना। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो इसका क्या हो जाए? छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से अपने कार्यों को सिद्ध करना। नेक्स्ट है अधिमानता का उपयुक्त उपसर्ग क्या है? अधिमानता में क्या है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे होते हैं शुरू में, तो इसमें क्या लगा है? अधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगे होते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? तो ये पहचानना है। देखिए विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो ये कैसा है? ये तत्भव है, तत्सम है, तत्भव है या विदेशज भाषा है या फिर देशज भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह तत्सम उपसर्ग है, ठीक है, इसमें उप प्रधानाचार्य में। बढ़ते नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं तो शब्दांश है, इस शब्द के ही अंग होते हैं प्रत्यय, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम विलोम त्रुटिपूर्ण? ये पहचाना। देखिए उपेक्षा का अपेक्षा बिल्कुल सही है, अग्रज का अनुज ये भी सही है, आदान का प्रदान ये भी सही है, उन्नति का औन्नति औन्नति होता है, अवगत नहीं, तो यही गलत हो जाएगा, सी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर तो आंसर है 2, 4, सॉरी ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे, एक होते हैं विकारी शब्द, दूसरे अविकारी शब्द। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है पनही शब्द का तद्भव तत्सम रूप क्या है? तो तंबूल, पण, उपान है या परढ़ही। तो क्या हो जाएगा? उपान है, इसका क्या है? तत्सम रूप उपान है पनही का। नेक्स्ट है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए सी है, इसमें सारे वर्ड आएंगे ये वाले, ठीक है, वर्ण यही आएंगे सारे, इससे बनकर बनाया उद्यान। लिखा है समयूर्मी का संधि क्या है? कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, व्यंजन या स्वर। देखिए समयूर्मी, जिसमें जो ह्रस्व जो होते हैं वर्ड होते हैं, ह्रस्व वर्ड, तो ह्रस्व कौन से होते हैं? छोटा वो छोटा ही होते हैं, जो छोटा हो गया जैसे छोटी, छोटी ई और छोटा ऊ। जब इनसे हर्ष या दीर्घ कोई भी व्यंजन हो, हर्ष हो या दीर्घ हो, जब इनसे यही हर्ष या दीर्घ व्यंजन ही मिलकर जब मिलता है तो ये दीर्घ स्वर ही हमेशा बनाता है, ठीक है, बड़ा बनाएगा, बड़ी बनाएगा, बड़ी बड़ा ऊ बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे सयूर्मी का क्या हो जाएगा? सरयू प्लस उर्मी। तो देखिए यहाँ पर बड़ा लगाए, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर ही बनाएगा, लेकिन ये हो जाएगा सरयूर्मी, ठीक है। तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा किससे बनी है? भाक, वाक या भाष या वध से। तो कैसे बनी है? भाष्य से, ठीक है। नेक्स्ट है धतुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धतुष्मा, तो इसमें भी देखिए अयादि, गुण, दीर्घ या यड़ संधि, तो इसमें कौन सी है? तो इसमें भी दीर्घ संधि है, ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन सा लगेगा? इसमें बड़ा ऊ, इसमें लगेगा धातु प्लस उष्मा हो जाएगा इसका, धातु प्लस उष्मा। तो इसमें क्या है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इधर, तो बड़े मिलकर बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। तो इसमें भी दीर्घ संधि होगा, ठीक है, इसमें भी स्वर मिलकर बड़ा स्वर बना रहे हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण या विशेष के योग में कौन सा समास है? विश्लेषण और विशेष के योग में, तो इसमें क्या होता है? कर्मधारक समास होते हैं, ठीक है। अगर एक विश्लेषण और एक विशेष को मिला देंगे, जैसे कि आप मान लीजिए लिखा है चरण कमल, चरण कमल, जिसके, तो इसमें कौन होगा? कर्मधारक समास होगा, जिसके मतलब जिसके चरण जो है कमल के समान है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? तो चरण की बताई गई है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट। इसमें होता क्या? देखिए इसमें जो कर्मधारक समास होते हैं, इसमें एक होता है कि इसमें कोई भी पद, कर्मधारक समास तब बनता है जब समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, और जो मतलब बाद का होता है वो प्रधान नहीं होता है, तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। जैसे चरण कमल, तो चरण में चरण जो है प्रधान है और कमल तो उसके तुलना की गई है। जैसे चंद्रमुख, तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। जैसे महादेव, महान है जो देव, ठीक है। तो सारे किसके उदाहरण है? तो कर्मधारक समास के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उससे क्या कहते हैं?
द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारक या बहुवीर। तो इसको क्या कहते हैं? बहुवीर समास कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद होता है, ना तो उत्तर पद होता है, ना तो बाद का पद होता है। तो इसमें कौन सा है? तो एक तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे अगर आप लिख लीजिए यहाँ पे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो लंबा है उदर जिसका इससे निकल रहा है, पर अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पे गणेश जी प्रधान है, गणेश जी की यहाँ पे किसी से नहीं निकल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवीर। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग भी जो है क्या कहेंगे? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो ये भी जो है शब्द का ही अंश होते हैं, या पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग, शब्दांश हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, लिपि की आवश्यकता कब होती है? तो बोलने के लिए, लिखने के लिए, या भाषा संकेत के लिए, तीनों के लिए। तो ये देखिए लिपि जो भाषा लिखने के लिए होती है, ठीक है, लिपि का यूज होता है। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी से। तो देखिए खड़ी बोली कहाँ से निकली है? खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से जो है निकली है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी से और भी भाषाएं निकली हैं, जैसे कि कोरवी भाषा, हरियाणवी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौज, ये सब पश्चिमी हिंदी से ही निकली है। अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे क्या निकले? अवधी, बघेली, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़िया, बिहारी, तो सब पूर्वी भाषा निकली है। अगर यहीं पे हम बिहारी भाषा से देखें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, और अगर हम हिंदी से देखें तो राजस्थानी से देखें तो मारवाड़ी, जयपुरी। इससे कौन कौन से निकली? मारवाड़ी, जो हिंदी है ये सब इससे निकली, राजस्थानी से। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? देखिए हिंदी भाषा, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? इसमें हम लोगों को देखना है वर्ण कितने होते हैं। वर्ण मतलब आप लोगों को आ से स्टार्ट करना है और ज्ञा तक आना है। तो यहाँ पे का वाले भी वर्ण सारे आ जाएंगे। तो टोटल कितने होते हैं? 52। 52 में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। देखिए टोटल तो 52 होते हैं, 52 में 11 स्वर होते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो 52 हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? 52। नेक्स्ट है मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऊ को, ई को, बड़ी ई को, या फिर छोटा आ को। तो देखिए छोटा आ को मध्य स्वर बोलते हैं, ये सब में आता है, ठीक है। ये जीभा के मध्य भाग से निकाला जाता है, इसलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं। जैसे आ, तो जीभा के मध्य भाग से निकलता है। निम्न में से कौन सा जो है कंठवर्ण है? तो कंठवर्ण पहचानना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें कंठवर्ण क्या हो जाएगा? छोटा आ, हा और विसर्ग, ये कंठवर्ण है। और क्या होगा? का वाली जो कावड़ की लाइन जो है, कावड़ की लाइन, तो भी वो भी कंठवर्ण है। कौन कौन सी? कावड़ में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कंठ से निकलते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, और ये तीनों, ठीक है। ये कहाँ से निकलते हैं? सा और हा, तो ये टीथ से निकलते हैं, सा, ला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, रा और मा का रूप क्या होगा? तो ये क्या है? ये वाला सही है, सीज, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रा में पूर्ण वर्ण है। प्रा में क्या पूर्ण है? अगर ऐसे लिखें प्रा, तो इसको भी प्रा ही पढ़ेंगे ना। तो इसमें पूरा क्या है? पा तो पूरा है नहीं, रा पूरा है। तो राइट उसे लिखा तो ऐसे जाता है प्रा। तो राइट क्या होगा? इसमें पा वर्ण पूरा है, ठीक है। देखिए यहाँ से हिंदी खत्म हुआ, अब यहाँ से समान अध्ययन स्टार्ट होगा। हम लोग समान अध्ययन करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम लोग समान अध्ययन करेंगे। देखिए समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन है कि माउंट आबू स्थित जो मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है, ये किस समुदाय के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है? तो देखिए ये जैन समुदाय के लिए, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है पेपर में। सन 1940 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसी को कन्नौज की लड़ाई, और इसी को बिलग्राम की लड़ाई भी इसी को बोलते हैं, याद रखना आप लोग, बिलग्राम की लड़ाई भी इसी को बोलते हैं। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। शेरशाह हुमायूं के बीच मेनली 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक ये चौसा की लड़ाई इससे पहले लड़ी गई थी। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1539 में लड़ी गई थी। फिर उसके पश्चात कन्नौज या बिलग्राम की हुई थी 1540 में। इसी के पश्चात शेरशाह सूरी ने जो है सूरवंश की स्थापना की थी। यह याद रखना, सूरवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, चौसा के युद्ध के पश्चात की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो दांडी यात्रा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग या भारत छोड़ो। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में करो मरो का नारा दिया गया था। यह कब स्टार्ट हुआ था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। दांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी गांधी जी ने? तो यह 1929 ईस्वी में स्टार्ट की थी दांडी यात्रा, 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। खिलाफत आंदोलन यह कब चला था? तो यह चला था खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है। 20-21 में यह आंदोलन चला था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों साथ में मिलकर चले थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में आया ये 26 जनवरी 1950 में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान अपनाया कब गया, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में।
तो ये देखिए अंतर है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 48A, पर्यावरण का संरक्षक और सुधार एवं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किससे संबंधित है। देखिए 48A ये कहाँ है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डीपीएसपी। इसका भाग जो है उल्लेख किसमें, भाग 4 में। और इसका आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो इसका आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है, 36 से 51 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें है, भाग 3 में है, भाग 3 में। और इसका आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो 12 से 35 तक। बढ़ते नेक्स्ट है गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है। ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, पांडुचेरी या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात का है गरबा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 नवंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर या 16 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये 1991 से मनाया जा रहा है। यूएन द्वारा 1991 में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी मनाए जाने की। 1991 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अवार्ड जो है कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, यूपी का। तो ये 1948 या फिर 1950 या 1952 या 1945। तो कब पारित किया गया था, ये 1948 में पारित किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन है बनारस किराना या लखनऊ या रामपुर घराना। देखिए भीमसेन जोशी हैं ये किराने घराने से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल के उपलब्धता में, देखिए यहाँ पे थोड़ा और एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर लखनऊ घराने को आ जाए तो बहुत ही फेमस नाम है यहाँ पर जो है शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, खुर्शीद अली खां को ही देखिए जो ख्याल गायकी है, ख्याल गायकी के जनक माने जाते हैं। कौन, खुर्शीद अली खां, ठीक है, ख्याल गायकी के पितामह बोलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। उत्तर प्रदेश देखिए गेहूँ में प्रथम स्थान पर, चावल आलू में भी है, गन्ने में भी है, पर चावल में नहीं है। चावल में प्रथम स्थान पर कौन है, तो चावल में प्रथम स्थान पे वेस्ट बंगाल। यूपी कौन से स्थान पे है, तो यूपी है दूसरे स्थान पे। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है। आपराधिक न्यास भंग, शरारत, छल या जबरन वसूली। तो ये किससे है, आपराधिक न्यास भंग से। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए, एक बार और पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाए के लिए जुर्माने से संबंधित है। तो इसका कौन सा भाग है, ये जो है भारतीय दंड संहिता का भाग 14 है, ठीक है, अध्याय 14 है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। ऑप्शन है आपके स्टेटमेंट है किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको जोड़ा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग, सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान प्रवेश जो जनता के लिए खुला है, और शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश से अगर निषेध कोई करता है तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी जोड़ दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ दिए गए। देखिए अत्याचार निवारण अधिनियम में हाल ही में भी संशोधन हुआ है, ठीक है, कब 2015 में। ये मेन कब बना था, तो 1989 में, ये याद रखना आप लोग, ये बहुत बार डेट पूछी जाती है। नेक्स्ट है ये यातायात का प्रतीक है, ये किसके लिए है, तो आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं है, ये टी जंक्शन के लिए या आगे संकेतक के लिए, तो ये टी जंक्शन के लिए इसका प्रतीक होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी को सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी होता है प्रथम अपीली प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन या 45 दिन। तो इसका राइट आंसर है 30 दिन। देखिए कोई भी सूचना अगर आप मांगते हैं तो जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, वो 30 दिन में सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर 30 दिन में वो सूचना नहीं देती है तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक जनहित याचिकाओं का दायर किया है। इनमें से प्रमुख प्रख्यात तो भागलपुर जो है अखोड़वा कांड और विचाराधीन कैदी मामला है। तो ये कौन है, ये महिला है लिली। ऑप्शन है लिली थॉमस, इंदिरा जयसिंह या पुष्पा कपिला, हिंगो रानी या हुसैन आरा खातून। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है इसका राइट आंसर, पुष्पा कपिला हिंगो रानी है, ठीक है, जिनको जनहित याचिका की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ऑप्शन है सरला मुग्दल। देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर सरला मुग्दल बनाम भारत संघ ही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक के संबंध में सच है? तो अनुच्छेद 309 भर्ती एवं सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सीमाओं के लिए किसी भी सदस्य की नियुक्ति करने वाले अधिकारी को किसी आपराधिक अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी एवं क्यू दोनों सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत संविधान में दिखाई गए हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम, ये स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 19 में शोषण का विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में समानता का अधिकार, ये किसमें? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। ठीक है, संस्कृति और शिक्षण का अधिकार, ये किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। अब देखिए, पहले कौन आएगा? पहले आएगा समानता का अधिकार 1 नंबर, फिर आएगा ये स्वतंत्रता का अधिकार 2 नंबर, फिर आएगा ये शोषण के विरुद्ध, फिर ये लास्ट में ये, तो हो जाएगा CABD, CABD। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है? देखिए, इसका आप लोगों को पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए हम बना देंगे। आप लोगों के लिए हमने हिस्ट्री का वीडियो बना रखा है, बहुत ही प्यारा वीडियो। अगर आप लोग उसमें मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी फैक्ट आप लोगों के पेपर से बाहर तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, मिडवल हिस्ट्री का बना रखा है, अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। मिडवल में मुगल पूरा कवर है आप लोगों के लिए, और एंशिएंट हिस्ट्री का अभी सीरीज चल रही है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए। बहुत ही कम समय में अगर आप एक एक राजा को पढ़ेंगे तो करीब 20 या 25 मिनट का एक एक जैसे बाबर है 20 मिनट में कवर है आप लोग को, शेरशाह सूरी 20 मिनट में, हुमायूं 20 मिनट में, तो इससे एक भी फैक्ट आपको लेके बाहर नहीं जाएगा। जितना भी बाबर से रिलेटेड पूछता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि कब मिली थी, मिर्जा की उपाधि कब उन्होंने त्यागी, ठीक है, तो सारा कुछ इसमें बहुत ही मतलब फैक्ट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, ये आप मान के चलिए। आप लोग वीडियो को जरूर जाके चैनल में देखिए, प्ले लिस्ट बना दिए, देख लीजिए मध्यकालीन भारत और प्राचीन काल का इतिहास, तो बहुत ही कंपाइल वीडियो बनाया है वो, एक बार जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यूट्यूब पे अभी तक हमने देखा है उतना कंपाइल वीडियो किसी ने नहीं दिया है। हर कोई आता है यहाँ पे 20 क्वेश्चन करा के चला जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जब तक आप A से Z तक कोई भी चीज़ अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी आप जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का और वन एवं वन जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा? तो देखिए, अभी पर्यावरण संरक्षण अभी हम लोगों ने देखा 48A। अगर आप लोग क्वेश्चन ही सही से पढ़े होंगे तो इसी में आप लोगों को मिल गया होगा 48A। देखिए, यहीं कहीं क्वेश्चन था ऊपर, शायद ऊपर निकल गया कहीं, तो देखिए इसका क्या होगा? 48A है। ठीक है, राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2019 को ड्रैक स्टेडियम का आयोजन US ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में 400 बाधा दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो नया रिकॉर्ड क्या बना है? 400 मीटर की दौड़ कितने में पार हुई है? तो 52.20 सेकंड में पार हुई है। ठीक है, 52.20 सेकंड में। नेक्स्ट है, डेटा गोपनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का निर्माण करने वाली कंपनी जो है प्लूटालोन का अधिग्रहण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, TCS, HP या इन्फोसिस, तो राइट आंसर क्या है इसका? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। नेक्स्ट है, पहला भारत नेपाल लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन 28 जुलाई 2019 को कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या काठमांडू, तो इसका राइट आंसर काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, याद रखना। नेक्स्ट अभी हेपेटाइटिस दिवस 2019 की थीम क्या है? देखिए, यहाँ पे 19 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी थीम तो A नंबर थी, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन से ये देखना है कि आप लोगों को 20 की या फिर जो 21 की अगर आप हो गया होगा डे, तो आप लोगों को इसकी थीम जरूर एक बार देख लेनी है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट है, तो अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भाग 3 है, यहाँ पर भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आने वाला ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हिस्ट्री का वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके, हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मिडिवल हिस्ट्री कंपाइल में बनाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाए, मान लीजिए संख्या x है, अगर इसी का 2/5वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 2x/5, इसमें जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या कितना हो जाएगा? 210। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे x ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा 5x + 2x इक्वल 5 का इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1050। ये हो गया 7x।
7x बराबर 1050, तो ये 7 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1050/7। इसको काट दीजिए, 7 कम 7 बचेगा 3, 7 पन्ना 35 और 0 150 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 150। देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन बहुत ही छोटी बन पाएगी हम वही कर पाएंगे, जो ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आप ही लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके आंसर हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट है, एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, ठीक है। अगर संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंक संख्याओं का योग क्या है 12 है, तो संख्या का 25% कितना होगा। देखिए 3 का गुणज संख्या है, ठीक है, वो 3 के गुणज में ही है। अब 3 अंकों का पूछ रहा है कि या फिर 3 का गुणज क्या होगा, तो देखिए लास्ट है सम संख्या, या तो फिर 12 होगा या फिर 6 होगा। अगर यहाँ 12 लेंगे तो अगर 12 ही एक संख्या हो जाएगी, पर बताया गया कि तीनों का योग क्या होना चाहिए 12 है, तो लास्ट में संख्या सम क्या आएगी यहाँ पर 6। और तो यहाँ पर तीनों का योग कब होगा, जब इधर 3 ले लेंगे, तो 3 3 6 3 12 और लास्ट की सम भी हो गई, तो ये हो गया संख्या हो गई आपकी 336, ठीक है। अब इसका निकाल देना है आप लोगों को 25% 336 का, ठीक है। इसका 336 का 25% निकाल दीजिए, कितना आएगा, ये हो गया 1/4, 4 से इसको भाग दीजिए, 4/32 बचेगा 1, 4 चौक 16, 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा 84। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए ये रूट को आप लोगों को बाहर निकालना है। इसका आप लोग मान अगर याद हो आप लोगों को तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, इसमें क्या है 84 नंबर, तो 1 बटे माइनस मतलब जो है 729 है। ये पूरे का रूट कितना है -2/3। अब देखिए 729 को आप लोग ऊपर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा -729, और ये इसकी पावर जो है ये कैसी हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी 2/3। ये 729 कितना लिखा है, ये 3 की पावर 6 लिखा है, इधर हो गया 2/3, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 की पावर 4, ये माइनस में रहेगा। 3 की पावर जब 4 से गुणा करेंगे आप लोग, तो 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 तिरक 27, 27 यहाँ कितना होता है 81, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 81 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 500 संख्या है, ठीक है, 500 को 2 भागों में, एक भाग को इस प्रकार, एक भाग का 1/3, एक भाग मान लीजिए x है, इसका 1/3 क्या हो गया x/3, तो इसका 1/3, एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक भाग का 1/3 इधर हो गया, दूसरे से ये 72 कम है, तो ये 72 कम भी है, ठीक है। और एक भाग क्या हो जाएगा, एक भाग x हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे समीकरण बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगर ये 500 संख्या है, इसको समीकरण ऐसे बनाएंगे, 500 संख्या है, एक को मान लीजिए x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी 500 माइनस x, ठीक है। अब देखिए 2 भाग होगा, इसके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग जो है उसका 1/3, ये इसका 1/3 इससे कितना कम है 72 कम है, ये 72 कम है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। अब इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, ये आराम से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये x बराबर इधर से गुणा कर दीजिए 3 का इधर, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 3x माइनस 216। अब इसका 216 से 1500 में से 216 आप लोग घटा दीजिएगा, आएगा 1284, ठीक है 1284। ये x आप लोगों का इधर आ जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 4x बराबर 1284। तो यहाँ से आप x इधर 4 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और इधर आ गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, एक संख्या आ गई कितनी 321, एक 321 आ गई और दूसरी आ जाएगी 179 आ जाएगी, ठीक है। एज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इसमें कौन सा छोटा है ये पहचानना आप लोगों को। देखिए इनमें सब में अंतर आप लोगों को समान दिख रहा है, सब में 2 का अंतर है। जब सब में ऊपर नीचे अंश और हर में अंतर समान हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो जो सबसे छोटी संख्या दिखेगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, जो सबसे छोटी दिखेगी वो छोटी होगी, जो बड़ी दिखेगी वो बड़ी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3/5। बढ़ते नेक्स्ट है, इसको आप लोग चाहे एक बार करके देख लीजिएगा, 3/5 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक मैकेनिकल विभाग में A1 A2 और B1 में छात्र क्रमशः कितने, देखिए A1 A2 B1, इसमें छात्र कितने, A1 में 72 है,
A2 में कितने हैं 96, A3 में कितने 144 हैं। तो पूछा गया है प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी ताकि हर कमरे में बैठे छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र हों। देखिए इनको इस भाग ऐसे तोड़ना है कि प्रत्येक कमरे में एक ही मतलब अनुभाग के छात्र होगा, जिसमें एक A1 है तो A1 ही होने चाहिए। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। HCF मीन्स मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालेंगे। तो HCF इसका कैसे निकालेंगे, देखिए जो HCF है इसका ऐसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम लोग 96 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसका 96 से जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना बचा यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 13, 13 में 9 गए, 4 बचा, 48 बचा। 48 को फिर 96 से इधर लगाएंगे हम लोग, तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, इधर पूरा खत्म। अब ये 48 बचा, अब इसी 48 को हम लोग 72 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 72 में लगाएंगे। तो लगाइए, एक बार में गया, फिर यहाँ पे 48 बचा, यहाँ पे नीचे कितना आया 72 से 48 घटाइए 24 बचेगा, ठीक है। तो 24 बचा, 24 में अब हम लोग 48 का भाग लगा देंगे, यहाँ पे बचा 24, अब यहाँ पे हम लोग 48 में लगा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 24 कमरों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 2 बार में पूरा 48 कट गया, ठीक है, 24 दूना 48, तो 24 निकल के आया HCF। तो 24 ही कमरे होने चाहिए। अब अगर 24 कमरे होंगे तो देखिए इसके कितने कमरे बनेंगे, A1 के 3 बनेंगे, A2 के कितने बनेंगे 4 बनेंगे, A3 के कितने बनेंगे, ये 6 बन जाएंगे। देखिए सब में छात्र भी 24 ही रहेंगे और किसी भी छात्र मतलब मिक्स भी नहीं होंगे, A1 के A1 में रहेंगे, B1 के B1 में रहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल 6 रुपये हैं, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 20 पैसों के कितने सिक्के हैं, ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए माना 20 पैसे के, आप लोग मान लीजिए कि 20 पैसे के x सिक्के हैं, कितने x। तो अब देखिए x अब 20 पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 20 पैसे को आप लोग रुपए में बदल लीजिए, तो x गुणे इतना हो गया। अब देखिए जब x 50 सिक्के थे तो 20 पैसे के x हो गए, तो 10 पैसे के कितने बचे, 50 माइनस x बचे। तो अब देखिए ये हो गया रुपये में बदल गया। अब इसी में आप लोग प्लस कर लीजिए, चूँकि 6 रुपये बराबर करना है ना, तो यहाँ पे आप लोग करिएगा इसी को 50 माइनस x यहाँ पे लिख लीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, इसमें भी आप लोगों को 10 पैसे, ये 10 पैसे के सिक्के हैं इतने, तो 10 पैसे से गुणा कर दीजिए, इसको 1 रुपये में बना लीजिए, 100 से भाग देके 1 रुपये में ये बदल जाएगा और बराबर कितना रुपया है, ये 6 रुपया है, बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग काट दीजिए, 1/5 x/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 1/10, इधर भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 500 माइनस 10/10 बराबर 6, ठीक है। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, सॉल्व करिए। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले जो है 8 किलोग्राम गेहूं में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। देखिए कह रहा है एक गेहूं है जो 3 रुपये 60 पैसे प्रति केजी है और एक है 4 रुपये 20 पैसे प्रति केजी। इसके जो है 8 केजी प्रति किलोग्राम गेहूँ में, इसके 8 केजी में कितना ये मिला दिया जाए 3 वाला, ताकि जब मिश्रण को जो है 4 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए तो उसको 10% का लाभ हो। देखिए ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य में लाभ दे रखा है, तो इसको भी आप लोग क्रय मूल्य में बदल लीजिए कि इसका जो है क्रय मूल्य कितना रहेगा, यानी कि इसकी लागत कितनी आएगी। तो देखिए 4 रुपये 40 पैसा को इसको जब आप लोग क्रय मूल्य में बदलेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 110, तो इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। बजट 10/11 आ गया, इसको आप लोग काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.1। जब इसमें गुणा करिए तो कितना आएगा, ये 11 चौक 44 है, 4 आ जाएगा 4.0, तो 11 चौक 44 मतलब 0.4 आ जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आया 4 निकल के आया। तो अब देखिए 3.6 है, एक वैल्यू कितनी है 4.2, ये 4 आ गया निकल के। अब इसको में औसत वाला आप लोग फार्मूला लगा दीजिए, ये आएगा 0.2 आएगा, ये आएगा 0.4, ठीक है। 0.6 में 4 जाएगा तो 0.4 आएगा, यहाँ से काट दीजिए। 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अनुपात 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8,
कि ये वाला धान कितना है 8 kg, तो अनुपात एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनुपात 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 kg। तो यहाँ अनुपात 1 को मिलाया जाएगा इसमें, तो कितना मिलाया जाएगा 4 kg मिलाया जाएगा। ये 3 रुपये 60 पैसे वाला गेहूँ कितना मिलाया जाएगा 4 kg। बढ़ते नेक्स्ट एक व्यक्ति जो है 25 लाख रुपए अपनी वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए। एक टेस्ट को 15%, देखिए निम्नलिखित तरीके से दिए, कैसे दिए, तो देखिए एक टेस्ट को 15% दिए और शेष राशि इस तरह विभाजित किया कि उसकी पत्नी को 2 बेटियों को जो समान धनराशि प्राप्त करती हैं और 3 बेटे को जो प्रत्येक बेटे को हर बेटी से 1.5 गुना अधिक मिलता है। तो उनकी पत्नी को, और यदि उसकी पत्नी को बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति है जिसने 25 लाख रुपए है जो उसमें से 15% जो है ट्रस्ट में दे दिया, तो जो वसीयत जो बची जो अपने पुत्र या पत्नी और बेटियों में बांटा तो वो कितनी बची 25 लाख का 85%। तो देख लेते हैं पहले 25 लाख का 85% कितना निकल के आएगा। यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, 85 का गुणा कर दीजिए 25 में, तो 25 पंचे 125, कैरी लगा 12, 25 अट्ठे 200, 212, 212 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीरो 1 2 3 जीरो, कितना हो गया ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो हो गया 21,25,000। 21,25,000 रुपये अब इनमें बांटना है सब में, ठीक है चारों में। तो देखिए कह रहा है कि जो है बेटी को मान लीजिए उसने बेटी को x दिया और बेटों को कितना मिला, बेटी का 1.5 गुना, तो इनको सब 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को कितना मिला 1.5 x मान लीजिए मिला, और पत्नी को कितना मिला, तो पत्नी को बेटी का 2 गुना मिला। अब ये सब मिला के कितना हो रहा है, तो जो अभी हमने बताया था कितना हो रहा है बराबर आ जाएगा आप लोगों का 21,25,000। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और ये पत्नी की है तो गुणा कर दीजिएगा 2 से, आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 1x 2x और ये 3.5 4.5 ये हो गया 6.5 7.5 8.5 x बराबर मतलब 8.5 x बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 8.5। ठीक है, ये दशमलव हटाओ 1 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप लोग, किससे काटेंगे 85 से, इसको आप लोग काटिएगा तो आप लोगों का आंसर निकल के आएगा। ये पूरा 85 से जब काटोगे तो कट जाएगा 2.5 लाख में। ठीक है, 2,50,000 में ये कट जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग 2 से गुणा कर दीजिएगा, 5 लाख आंसर आ जाएगा। पत्नी को मिला धन कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पूरे इसमें आ नहीं पाएगी तो हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, माना कि 4 उम्मीदवार हैं ABCD, इनको प्राप्त अंक इस प्रकार है। देखिए 560 में से एक को मिले 420, 720 में से एक को मिले 560, 500 में 475, 415 और 650 में। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, पूछा गया है कि अंकों का प्रतिशत है, किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 560 में से एक को मिला कितना 420 मिला, तो 420 ऊपर रखेंगे, कितने में मिला तो 560 में, इसको नीचे रखेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आप लोग परसेंटेज सारे निकाल लीजिएगा। ठीक है, और तो फिर जिसका सेकंड हाईएस्ट रहेगा दूसरा सर्वोच्च, तो वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है कि एक बेईमान विक्रेता जो है लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के बजाय दोषपूर्ण तरीके से 900 ग्राम का वजन करता है, तो उसका लाभ या हानि कितना हुआ। देखिए वो कहता है कि हम 1000 ग्राम देंगे, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, पर वो देता कितना एक्चुअल में 900 ग्राम देता है, तो उसको लाभ कितना हुआ 100 ग्राम का। कितने में हुआ, चूँकि दे तो ये वाला रहा है ना वैल्यू 900, तो इसी में लाभ उसको मिलेगा, इंटू 100 कर दीजिए। ये ख़त्म हो गया, ये 11 से जब इसको काटेंगे आप लोग तो 11.11 आ जाएगा, तो इसको लाभ कितना हुआ बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20% की छूट देने पर शीला जो है 2400 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है। देखिए 20% का छूट देती है तो 2400 रुपये मोबाइल फ़ोन बेचती है, फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन में कोई छूट ना दी जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी 20% का छूट देती है तब वो 2400 का मोबाइल बेचती है। अब देखिए तो जब मान लीजिए ये विक्रय मूल्य होगा, लाभ किस पे हमेशा मिलता है, तो देखिए ये विक्रय मूल्य है। अब इसका 20% का छूट देती है तो इसका अंकित मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो 24,000 में 120 का गुणा कर देंगे, चूँकि 20% का छूट दे रही थी पहले। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें छूट दे रही तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 80 आएगा। यहाँ से एक जीरो ख़त्म, 8 मतलब 8 से 24,
ये आ गया 3000। 3000 अंकित मूल्य हो गया। जब 3000 के अंकित मूल्य पे जब 20% की छूट देती है तो 2400 का बेचती है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अब 2400 का बिक रहा है तो फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने का 80% जो है 2400 होता है। तो देखिए 2000 का 80% जो है 2400 होता है। तो अब पूछ रहा है अगर छूट ना दी जाती तो कितना लाभ होता। तो देखिए अगर 2000 की वस्तु है और अंकित मूल्य कितना है 3000 है उसका, ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है 50% का लाभ हुआ। अगर ऐसे भी निकाल लीजिए लाभ कितना हुआ 1000 का होता, और कितने में होता है तो 2000 में होता, ठीक है, इंटू 100, तो ये कट जाएगा कितने बार में, यहाँ से 50% निकल के आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये साधारण ब्याज से 2 साल में इतना मिलता है। देखिए ये पूरा मिश्र धन है, ब्याज सहित है। ठीक है, दो साल में 1120 मिलता है और 5 साल में 1300 हो जाता है। तो मूल राशि कितनी थी, देखिए 2 साल, अब इसमें ब्याज ऐड है, ब्याज कितना है ये देखना है। देखिए जब 2 साल में इतना मिलता है पर 5 साल में पूरा में कितना मिलता है 1350, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो देखिए 120 में 1350 अंतर कितना है 180 का। अब 180 ब्याज कब मिला, 3 साल और बाद में उसको 180 रुपया और ऐड हो गया, यानी कि 180 ब्याज हो गया 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपया। यहाँ पर 2 साल का ब्याज इसमें ऐड है, तो 2 साल का ब्याज कितना बना, 60 का। 2 साल में ब्याज बना 120 का, तो 120 इससे घटा दीजिए, आपका मूलधन निकल आएगा। 1100 में 1120 में 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपये 3 साल के लिए निवेश किए। 3 साल बाद उसको कितनी राशि प्राप्त होगी, तो देखिए 5000 रुपये मान लीजिए उसने निवेश किए 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उसको कितनी राशि प्राप्त होगी, 5000 यहाँ पे रखिए, 1 प्लस रेट अपॉन 100 स्क्वायर में टाइम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम, तो देखिए मिश्र धन हमको निकालना है, ये हो गया मूलधन। तो यहाँ पर आप लोग कितना आ जाएगा, रेट कितना दिया है, रेट दिया है आप लोगों को 4%, यहाँ 4 आ जाएगी, तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा 104, तो ये हो जाएगा पूरा, देखिए आप लोग 500 गुणे 104 बटे 100, ये पूरा पावर कितना हो जाएगा 3। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका, आंसर निकल के आएगा आप लोगों का ये वाला आएगा। ठीक है, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को मेथड बता देंगे, उस कैलकुलेशन आप ही लोगों को करनी है। नेक्स्ट है सोहेल ने जो है 2250 रुपये का एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। 12 महीने के अंत में सोहेल के निवेश के टाइम से 12 महीने के अंत में सोहेल और त्रिशला का जो है लाभ का अनुपात 25:24 है। तो त्रिशला ने कितने समय के लिए निवेश किया, देखिए लाभ क्या होता है, लाभ बताइए, लाभ होता है निवेश इंटू टाइम। ठीक है, कितने समय के लिए निवेश किया गया तो वही उसका लाभ होता है। अब बस यहीं से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए लिखा है सोहेल ने 2250 निवेश किए, कितने टाइम के लिए, तो देखिए ये हो गया निवेश, टाइम कितना हो गया 12 महीना, बराबर लाभ के हो जाएगा ये। और ये पूछ रहा है कि त्रिशला ने, मान लीजिए त्रिशला ने 100 रुपये निवेश किए, कितने महीने के लिए, 3 महीने बाद, यानी कि वो उसने 12 के लिए किया तो इसने कितना 9 महीने के लिए किया। अब इनका लाभ कितना हो रहा है, निवेश इंटू टाइम बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है 25/24 का। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काटिए आप लोग, कितना आ गया, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12, फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 7 21, और ये हो गया 3 5 15, 750, 4 का गुणा करिए तो ये आ जाएगा 3000। तो 3000 बटे x कितना हो गया 3000 बटे x, और इधर बराबर ये हो गया 25/24। फिर इसको आप लोग काट दीजिए 25 से, तो कितना हो जाएगा ये 25 से कम 25 बचेगा, यहाँ से 10, 25 चौको 100, ये हो गया 24 का मल्टीप्लाई कर देना 140 में, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, x बराबर निकल आएगा, कितना आएगा इसका 2880 आएगा वैल्यू। ठीक है, पढ़ते नेक्स्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच में पहले 20 ओवर में 7 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन बने। 45 ओवर में 425 का लक्ष्य पाना है, तो अब भारत को न्यूनतम कितने औसत से रन बनाना जरूरी होगा जिससे वो जीत जाए। देखिए कह रहा है 45 ओवर में 425 बनाने, पर 20 ओवर में उसने 7 के औसत से बनाया, तो कितने रन बनाया 140। अब देखिए रन कितने बचे, पूरे तो 425 बनाने थे, 425 में आप लोग 140 घटा दीजिए, 425 में जब आप लोग 140 घटाएंगे तो रन कितना बचेगा, बचा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 2, 3 से 1 गया 2 बचा, 284 रन बचे, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे 4 ही रहेगा। देखिए रन कितने बचे 284, ओवर कितने बचे 20 कम हो गए, ओवर बचे 25, तो 284 रन बनाने 25 ओवर में, इसको आप लोग भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25 बचा 3, 25 से कम 25, अब कितना बचा 9, तो 25 3
फिर यहाँ से आप लोग 25 3.34 मारे ऐसे 3 पॉइंट मतलब 11.34 में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11.4 के समथिंग आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए एक अनुबंध है जिसमें 92 दिनों में काम पूरा करना है और बराबर कार्य क्षमता के जो है 260 व्यक्तियों को काम पर लगाना है, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। ठीक है, 66 दिनों बाद यह पाया गया कि काम का जो है 4/7 ही भाग पूरा हो पाया है। तो पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों के समान कार्य क्षमता वाले कितने और अतिरिक्त, देखिए यहाँ पर अतिरिक्त पूछा गया, याद रखना, अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम जो है समय पर पूरा हो जाए। यदि अब व्यक्ति 18 घंटे काम अब व्यक्ति जो है बाद वाले 18 घंटे काम करेंगे। अब देखिए 92 दिनों का टेंडर था, काम कितने दिन लोगों ने किया, 66 दिन किया। पहले कितने व्यक्तियों ने किया, 260 व्यक्तियों ने किया। कितने घंटे किया, 16 घंटे किया। काम कितना पूरा हुआ, 4/7। अब देखिए अब काम कितना दिन बचा, 26 दिन बचा। 92 दिन का टेंडर था। ठीक है, 66 दिन हो चुका है तो 26 दिन बचा। अब कितने व्यक्ति लगाने हैं, तो देखिए 260 पहले से थे और अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो जाएंगे, मान लीजिए x। ठीक है, x। अब काम ये लोग कितने देर कर रहे हैं, 18 घंटे कर रहे हैं। अब काम कितना बचा, तो 3/7 बचा। ठीक है, 4 एक भाग में घटाएंगे तो 3/7 बचेगा। 3/7, 7 से 7 ये ख़त्म। ठीक है, और काटिए, 3 से ये काटिए, 3 18। ठीक है, और इसको काटिए, 4 चौक 16, ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से ये कट जाएगा, बचा 11। 26 से ये कट जाएगा, ये हो गया 10। इधर सारा ख़त्म, बचा क्या, 260 प्लस x बचा। इधर क्या बचा, इधर बचा 10 गुणे 11 गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 10, तो ये हो गया 440। 440 में आप लोग जब ये घटा देंगे, इधर आके 260 घट जाएगा, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी। आप लोग 440 में 260 घटाएंगे तो 180 बचेगा। x बराबर 180 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 180। आंसर कितना है, ये ए नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, ए किसी काम को b से दुगुना समय लेता है और सी एक काम को करने में बी से दुगुना समय लेता है। मान लीजिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, सी x लेता है तो मतलब बी x लेता है तो सी 2x लेता है। टाइम है ये। ठीक है, और ए उसी काम को करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ये 2x में करा तो ये 6x में करेगा। ठीक है, ए काम का पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी x दिनों तक के लिए काम करता है। बी अकेले उस काम को 16 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों को देखना है कितने दिनों में करेंगे पूरा। तो देखिए बी मान लीजिए 16 दिन में अगर काम पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, x बराबर 16 हो जाएगा, तो ये कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में। ये कितने दिन में कर सकता है, तो 96 दिन में। इसको आप लोग काट दीजिए 16 से, ये आ जाएगा 12:1:2। ठीक है, इसको भी काटिए ना आप लोग। अभी ये मान लीजिए इतने दिन में ये लोग काम कर सकते हैं। अब इसी को भी आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 12 16 और 32, इनका एलसीएम लीजिए, आएगा 96। ये 96 दिन में 96 काम कर रहा है तो डेली कितना काम कर रहा है, एक। ये 16 दिन में 96 काम कर रहा है तो डेली कितना काम कर रहा है, 12। ये 32 दिन में 96 काम कर रहा है तो डेली कितना काम कर रहा है, 2। तो ये लोग तीनों मिलकर देखिए ये डेली कितना काम कर रहा है, तो डेली 6 काम कर रहा है। 2 नहीं 6 नहीं 3 कर रहा है, सॉरी 3। 32 से 96 होता है। ठीक है, अब देखिए जो है 96 तो पूरा काम है। अब देखिए ये मान लीजिए आप लोग कितना x टाइम लग रहा है, तो ये कितना x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए 6 दिन का समय ले रहा है तो x माइनस 6। ठीक है, फिर इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 3, एक का कितना हो जाएगा, मान लीजिए x ले रहा है तो बराबर 96 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में प्रवेशक और एक निकास नली लगी है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। तो मानिए कि प्रवेशक को x मान लीजिए और निकास नली को y मान लीजिए, क्योंकि निकास नली से जल निकलता है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट में भर जा रही है, तो 75 लीटर की टंकी है, तो प्रति मिनट कितना हुआ, 15 लीटर पानी हुआ। अब पूछ रहा है कि अगर निकास नली के प्रवाह की दर दोगुनी कर दी जाए, ये x ही रहती है, ये कितना हो जाता है, 2y होता है। तो अब समय कितना लेता है, 3 गुना समय लेता है। पहले 15 मिनट ले रहा है तो अब कितना लेगा, 3 गुना अधिक समय ले रहा है। ठीक है, पहले 15 मिनट में 75 लीटर की टंकी भर जाती थी, अब 3 गुना अधिक समय ले रहा है, यानी कि अब 5। अब यहाँ पे
75 लीटर टंकी बन मतलब सॉरी ये 15 क्या आया था प्रति लीटर प्रति घंटा, मतलब 5 घंटे में भर रही थी तो प्रति घंटा कितना पानी निकल रहा था, तो एक्स माइनस वाई करेंगे तो 15 लीटर प्रति घंटा पानी टंकी में जा रहा था। अब कितना जाएगा, अब जाएगा 5 लीटर प्रति घंटा टंकी में पानी, ठीक है, चूँकि तीन गुना ज़्यादा समय लेगा, यानी कि अब टंकी भरेगी 15 मिनट में, टंकी है 75 लीटर की, तो प्रति घंटा पानी कितना जाएगा 5 लीटर। अब देखिए अब ये 5 लीटर प्रति घंटा पानी जा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है जब केवल प्रवेश नलिका खोली गई है तो कंटेनर भरने में कितना समय लेगा। हमने यहाँ प्रवेश नलिका को एक्स मान लिया है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल आएगा तो वही समय हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग यहाँ प्लस कर लीजिए, इसको सॉरी यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस घटाना है चूँकि ये कट जाएगा, ये बचेगा वाई बराबर ये बचेगा 10। जब वाई बराबर 10 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। कितने घंटे में बढ़ जाएगी, 5 घंटे में, आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखना सफ़र का एक भाग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, ठीक है, और इस तरह वह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कितने घंटे में कितने घंटे के लिए वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही है। देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा आप लोग, दूरी बराबर समय इंटू चाल, ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो ये वाला आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा, आप लोगों का आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, सिंपल है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस पूरे में आ भी नहीं पाएगी आप लोगों की ये कैलकुलेशन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों का ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है मेरे सफ़र का शुरुआती हिस्सा मैंने जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, और फिर उसका दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर, दूसरा हिस्सा मतलब आधा हिस्सा। अब देखिए आधा हिस्सा 40 किलोमीटर, आधा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। यदि प्रति घंटे गाड़ी की रफ्तार जो है मतलब प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, और 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में तय की, तो मेरे सफ़र के शुरुआती हिस्से में कितना समय लगा। देखिए समय दूरी कितनी टोटल 240, आधा हिस्सा तय कर रहा है तो एक हिस्से में कितनी दूरी आई 60 मतलब 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करा, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर दूरी बटे चाल कितनी 40, तो यहाँ से निकल आएगा कितना आएगा 3, ठीक है, 3 घंटे में तय कर लेगी पहली दूरी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि एक त्रिकोण में एक भुजा जो है 9 सेंटीमीटर की है और अन्य 2 भुजाएं जो है उनकी लंबाई के बीच अंतर 1 सेंटीमीटर का है। त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर की है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा कि परिधि कितनी, अगर परिधि क्या होती है, कोई भी त्रिकोण के जो तीनों भुजा होती हैं उनका योग परिधि होता है। तो एक तो मान लीजिए अगर 9 है तो बची 2, तो 2 कितनी बची, तो पूरे परिधि 90 है तो 2 बची 81 सेंटीमीटर की। इन दोनों भुजाओं के बीच में अंतर कितना है 1 सेंटीमीटर का। तो अगर एक 40 होगा और दूसरी 41 होगा तभी तो इनके बीच अंतर 1 सेंटीमीटर का होगा। तो एक मान लीजिए आप लोग 40 मान लीजिए, कोई भी एक 41 मान लीजिए। आप कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, जब विषमबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि अर्ध परिमाप, इसका फार्मूला होता है अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर हो जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस, अंडर रूट के अंदर सब रहेगा एस माइनस ए मतलब एक भुजा पहली भुजा, फिर एस माइनस बी मतलब दूसरी भुजा, और एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप है। एस अर्ध परिमाप मतलब पूरा परिमाप ये कितना है 90 है, अर्ध परिमाप कितना होगा 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 45 अंदर 45 माइनस ए मतलब 45 में ए मान लीजिए 9 है तो 45 में अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, फिर इनटू ये कितना हो जाएगा 45 माइनस बी, एक को 40 मान लीजिए तो कितना बचेगा ये 5, एक कितनी बचेगी, एक को 41 मान लीजिए तो ये बचेगी 4, ठीक है, 45 माइनस 41 बराबर 4। तो अब इससे आप लोग देखिए ये कितना हो गया, इसमें से आप 6 बार कर लीजिए 36 का, तो ये आ जाएगा 6 बार हो गया। अब अंदर कितना बचा 45 गुणे 4 गुणे 9, ये 45 गुणे 4 मतलब इनका आप गुणा करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 900, इसका कितना रूट बार आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो हो गया 36 गुणे 30 बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बी। बढ़ते नेक्स्ट है एक बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल, देखिए ये आंतरिक लंबाई चौड़ाई दिया है और बाहरी सतह का क्षेत्रफल दिया है। तो बॉक्स की दीवार का क्षेत्रफल की समान मोटाई x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए जो आंतरिक, अब ये आंतरिक जो है आंतरिक क्षेत्रफल का
सॉरी, ये बाहरी सतह के क्षेत्रफल दिया है, तो इसको भी हम बाहरी ही बना लेते हैं। जब आंतरिक मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बाहर कितनी हो जाएगी, तो बाहर देखिए 2x इसमें और ऐड कर दो, क्योंकि मान लीजिए ये बॉक्स है, अभी यहाँ अंदर का दे रखा है, ये बॉक्स है, अंदर का दे रखा है मोटाई, बाहर की x इधर से हो जाएगी, x इधर से हो जाएगी, तो 2x हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गई। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार निकाल दीजिए 8 + 2x। इसी प्रकार इसकी ऊंचाई निकाल दीजिए 6 + 2x। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल ये दे रखा है आप लोगों का, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए इसका। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 592 बराबर कितना, फार्मूला क्या लगाएंगे 2, तो ब्रैकेट में अंदर क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई बराबर लगा दीजिए। ठीक है, 2LB + BH + HL, ये होता है फार्मूला। अब इसमें वही वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू वहाँ पर निकल आएगी। ये चूँकि एल अगर आप लोग रखेंगे तो एल कितना रखेंगे, एल मान लीजिए 10 + 2x है, तो इसी प्रकार अन्य सब वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी निकल के आएगी आप लोगों की, ये आएगी आप लोगों की 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है, कहीं से भी त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये जीवा है, मान लीजिए यहाँ पे जीवा पड़ी है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात करना है ये वाली। तो देखिए जब ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये इधर ये 9 हो गई, मान लीजिए इधर भी जीवा हो गई 9 सेंटीमीटर, ये आधी यहाँ से आप लोग कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा। अब इसकी दूरी ये ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस में से लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए O, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B। तो इसका फार्मूला लगाइए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AO² पाइथागोरस पर में AO² बराबर ये हो जाएगा OC OB, इसको B मानिए, OB² प्लस AB²। यहाँ OB का निकालना है, तो इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 9² - 7² हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9² 81 - 7 × 7 = 49, ये आएगा घटा दीजिए, इसका 32 आएगा। रूट के अंदर 32, रूट की 32 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 32 की वैल्यू आप लोगों की आएगी वही करीब 5.66। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, एक कार्यक्रम आयोजित करते समय यह पाया गया कि आयोजक जो है 195 नीली और 143 जो है लाल कुर्सियां लाता है। आयोजक को अधिकतम कितनी पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर रहे। यानी कि इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि HCF निकाल लीजिए, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। HCF कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं इसको, एक बार में ये जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5, फिर इसको आप काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 52। ठीक है, ये बचा 1, यहाँ से बचा 9। ठीक है, फिर आप लोग इसको काट दीजिए, सॉरी इसको 2 बार में काटेंगे तो यहाँ पे 104 आ जाएगा। तो ये कितना बचा, ये यहाँ से आप लोग 13 में से इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है, देख ले आप निकाल ही देते हैं। 52, सॉरी 52, इधर कितना बचा था 143। अब इसको आप लोग करिए, तो कितने 2 बार में काटिए, तो कितना आ जाएगा ये 104। अब इसको 104 में 43 घटाएंगे, 39 बचेगा। अब यहाँ पर 52। ठीक है, तो एक बार में जाएगा 39, कितना बचेगा यहाँ पे, इसको घटाइए, तो ये बचेगा 13। अब यहाँ से 13 से पूरा कट जाएगा 39, 13 × 39, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 13 से इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, सारणी वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए। इसमें देखिए एक होटल है कि एक सैरगाह में 3 प्रकार के कमरे हैं, 3 प्रकार के कुल 50 कमरे हैं। ठीक है, इसमें से क्या है, आरामदायक 20 कमरे हैं, डिलक्स कमरे हैं 20 और स्वीट कमरे हैं 10। निम्नलिखित तालिका जो है जनवरी-जून 2006 की अवधि के दौरान सैरगाह के दैनिक शुल्कों का ये सूची दी गई है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आरामदायक, ये AC और ये स्वीट कमरे। ठीक है, अब कह रहा है एक सैरगाह को सभी कमरे महीने के सभी दिनों के लिए भरे जाते हैं, तो सैरगाह को अप्रैल 2016 में स्वीट कमरों से कितना अधिकतम लाभ होगा। अब देखिए अधिकतम लाभ मतलब अधिकतम लाभ निकालना है, तो 2 व्यक्तियों को ठहराएंगे एक कमरे में, स्वीट कमरे हैं, तो कितना 3500 रुपये उसको मिलेगा प्रतिदिन, 3500 मिलेगा। ठीक है, प्रतिदिन 3500 मिलेगा। कमरे कितने 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसका खर्चा कितना होगा, दैनिक भत्ता कितना है,
तो अगर खाली कमरा है तो इतना, भरा कमरा है तो इतना, तो चूँकि भरे कमरे हैं तो 1000 रुपये दैनिक भत्ता लग जाएगा। अब इसमें 10 में से आप लोग 30 का गुणा कर दीजिए, चूँकि अप्रैल माह का पूछ रहा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन। अब इसमें माइनस कर दीजिए कितना, 1000 गुणे 30, चूँकि डेली 1000 रुपये खर्चा भी हो जा रहा है, तो 30,000 रुपये उसमें माइनस कर दीजिएगा, जो इसमें आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 से 105, ठीक है। जीरो कितना है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लीजिए। अब इसमें से 30,000 आप लोग माइनस कर दीजिए, यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अधिकतम लाभ उसमें पूछा गया है। इसी प्रकार आप लोग ये भी कर लीजिएगा, फरवरी माह का निकाल लीजिएगा न्यूनतम लाभ। तो न्यूनतम लाभ के में आप लोग क्या रखेंगे, किस कमरे का पूछ रहा है, सभी कमरे भरे रहते हैं तो न्यूनतम लाभ। अब देखिए यहाँ पे सभी कमरे भरे हैं, तो सभी कमरे ये 50 कमरे हैं, तो न्यूनतम लाभ जब एक व्यक्ति ठहरेगा तब ये, तो सभी कमरे ये कर लेना किराया इंटू कौन से माह का पूछ रहा है, फरवरी माह में 2016। देखिए 2016 फरवरी जो है लीप वर्ष होगा, तो यहाँ पे फरवरी आप लोग 29 रखिएगा, ठीक है। 29 गुणे इसको जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना, और क्या हो जाएगा इसमें, और न्यूनतम लाभ में फिर इसको आप लोग 29 से गुणा करके घटा दीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। ये इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर 9 जून को 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर 2011 को क्या होगा। देखिए जून, उसके बाद क्या आएगा, जुलाई, 9 जून से। अब इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, इसमें प्लस एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, 3 दिन, पहले जुलाई से निकाल लेते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, इसमें भी 3 बचेंगे। सितंबर में 30 होते हैं, इसमें 2 बचेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 होते हैं, 30 में 3 बचेंगे। नवंबर में 30 होते हैं, और कितने, 7 दिसंबर तक जाना है आप लोगों को, तो 7 और मान लीजिए यहाँ पर। अब इधर आगे कितना दिन है, तो आगे जून कितने का दिनों का होता है, तो जून होता है 30 दिनों का, 9 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो इधर कितना बचा, 21 दिन। अब देखिए इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये भी 7 से खत्म, कितना बचा, 6 2 8, 8 3 11 2 13। तो अब ये कितना दिन बचा, 6। अब यहाँ पर आप लोग 6 दिन जोड़ दीजिए, किसमें, सोमवार में। सोमवार के बाद आप लोग 6 दिन जोड़ेंगे, 7वां दिन हो जाएगा रविवार, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, ये एक व्यापक समुच्चय है, और ये ए माइनस बी बराबर ज्ञात करना है, तो इसका ए आएगा। इसमें आप लोगों को मानना क्या है, समुच्चय आप मान लीजिए, समुच्चय जो है वो क्या है, समुच्चय 1 2 3 4, ये समुच्चय है। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 2 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 3 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए ए माइनस बी की, तो केवल ए आ जाएगा, ठीक है। 1 2 बचेगा समुच्चय के अंदर। नेक्स्ट है, एक टोकरी में मतलब एक टोकरी में 5 सेब, 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी में 3 फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे और 1 नींबू आएगा। तो देखिए 2 संतरे निकालने हैं, संतरे टोटल कितने हैं, 6, निकालने कितने, 2, ठीक है। अब नींबू कितने टोटल, 4, निकालने कितने हैं, 1, ठीक है। अब टोटल कितने हैं फल, टोटल देखिए कितने, 15 हैं, 15 में से निकालने कितने, 3। अब इसी को आप लोग इसको ऐसे लिख देना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये 15C/3। इसको देखो, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर आप बता दे रहे हैं, इसका भी 12/91 आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें माध्य और माध्य विचलन निकालना है। माध्य क्या है, इन सभी को जोड़ के जितनी संख्या उतने से डिवाइड करिए। देखिए 10 संख्या है, इन सबको जोड़िए, कितना आएगा, इनको सबको जोड़िएगा तो 200 आएगा। 200 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20। अब देखिए ये माध्य हो गया। अब माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, माध्य विचलन 20 में से ये संख्या घटा के आप लोगों को रखनी है, और उसमें फिर 10 का डिवाइड कर देना। घटा के रखिए, 20 में से 22 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 20 में से 18 घटाएंगे फिर 2 बचेगा, 31 में से 20 घटाएंगे तब कितना बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 31 में से अब आप लोग जब 20 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा कंफर्म करना है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 में से हम 43 घटाएंगे तो 23 बचेगा, 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 20 में 19 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 20 में 20 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इन सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 20, 10 10 20, 20 13 33, 33 और 23, ये कितना हो जाएगा, 56, 56 और 11 67, 67 68 69 70 71 हो गया, 71। ये 72 होगा, कहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 72/10 करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। इसको आप लोग सही से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, एक कार का अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत का 50% अधिक है। यदि कार का जब जब इसकी बिक्री जो है 20% मूल्य की वृद्धि पर की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। तो ये देखिए लाभ परसेंटेज लाभ का है, उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ना है तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका हम आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2,50,000। नेक्स्ट देखिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 जो है चाय पसंद करता है, कुल आबादी का 4/5 जो है कॉफ़ी पसंद करता है, और कुल आबादी का आधा जो है दोनों पसंद करता है। तो देखना है कुल आबादी का कितना % भाग ना तो चाय ना तो कॉफ़ी पसंद करता है। देखिए आधा जो है दोनों पसंद करता है। मान लीजिए टोटल एक्स है, एक्स में आधा दोनों पसंद करता है। अब x/2 ही बचा, तो 3x/5 जो है उसमें 3x/5 जो है क्या पसंद करता है? 3/5 माइनस x/2 कर देंगे तो ये निकल आएगा आप लोगों का जो लोग चाय पसंद करते हैं, तो इसकी वैल्यू आप लोगों की कितनी निकल के आएगी? इसकी वैल्यू आप लोगों को जब ये करेंगे तो आएगी आप लोगों की ये x/10। फिर आप लोग उसी तरह इसकी निकाल देंगे, जो कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी वाले कितना हो जाएगा? 4x/5 माइनस एक्स, चूँकि आधा आधा पहले निकल चुका है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों की निकल के आएगी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू निकल के? 3x/10 आएगी। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए ये हो गया 3x/10 है। अब देखिए ये हो गया चाय पीने वाले, 3x/10 ये हो गया कॉफ़ी पीने वाले, और ये जो है टोटल जो कि दोनों पसंद करते हैं। तो ये हो गया इतने लोग जो किसी ना किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो ये कितना हो गया? 9x/10। अब जो किसी को नहीं पसंद करते हैं वो कितना बचा? इसमें से घटा दीजिए x, तो आप लोगों का x/10 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? मतलब 1/10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो है 40 लड़के सम्मिलित करके एक स्कूल बस शहर के लिए जाती है और 40 लड़कों का औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष है। एक शिक्षक शामिल हो जाने से इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु देखिए, जब 40 वर्ष है, 40 बच्चे हैं, औसत आयु 8 वर्ष है, तो कितना हुआ? 8 चौक 32, सबकी उम्र कितनी हुई? 320। अब जब शिक्षक शामिल होता है तो 41 हो गए, इनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, 9 हो गई, तो कितना हो गया? 9 कम 9 9 चौक को 36, ये हो गया इतना। इससे इतना आप लोग घटा दीजिए तो टीचर की आयु निकल आएगी। तो घटाइए कितना? 49 वर्ष आ जाएगी शिक्षक की आयु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है, उसका 5 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं के बीच अंतर 1 सेंटीमीटर का है। त्रिकोण की परिधि 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया, बस इसमें 1 5 है और एक, जब देखिए 1 5 हो गई, बचा कितना? 15 में से दो भुजाएं हैं जिसमें से एक का अंतर है, तो क्या हो जाएगी? 1 7 हो जाएगी, 1 8 हो जाएगी, इन्हीं के बीच में एक अंतर है, तो इसको 7 मान लीजिए, एक को 8 मान लीजिए। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, पूरी परिधि कितनी है? पूरी परिधि 20 है, तो यहाँ पर भी आप लोग एस वाला फार्मूला लगाइए, एस मान लीजिए 20 है, मतलब सॉरी परिधि 20 है, तो एस कितना आएगा? अर्ध परिधि आएगी 10। अब 10 में से आप लोग जब 5 घटाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5। फिर एक एस माइनस बी करेंगे तो 10 में से जब 7 घटाएंगे तो पूरी परिधि, हाँ 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये कितना हो गया? ये हो गया 6 6 पंचे 30 और 30 गुणे 3, तो हो गया 300। रूट जो है रूट 300 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 300 की वैल्यू आएगी 10√3। ठीक है, 10√3 कहाँ पे? ये बी नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, जो है पूजा एक काम को चारों से 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, बानों से 2 गुना अधिक वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 2 घंटों में। ये अभी इसी तरह से हम क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं टाइम एंड वर्क का, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आप लोगों का 6 घंटा आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ना है तो फिर बताना। नेक्स्ट है, अतुल एक साइकिल को उसकी अंकित मूल्य की कीमत से 1/4 दाम पर खरीदता है। अब मान लीजिए कि साइकिल अगर 100 रुपये की है तो 3/4 में खरीदता है, तो कितने खरीदता है? 75 रुपये खरीदता है, और उसकी अंकित कीमत से जो है 20% ज़्यादा दाम पर बेच देता है, तो मुनाफा। अब 20% अंकित मूल्य कितना है? 100, 20% मुनाफा कितना हो जाएगा उसका? 20% अधिक मुनाफा, तो ये मान लीजिए 120 का बेच देता है, तो कितना? 75 का खरीदा, 120 का बेचा, लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 45 का। कितने में हुआ? तो 75 में। अब यहाँ से आप लोग परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना हुआ? तो ये हुआ 4, ये हुआ 3, इसको काट दीजिए, 15 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60% का लाभ हुआ उसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, अब इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये भी टाइम एंड दूरी का है। ठीक है, ट्रेन वाला स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो इसमें भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको भी कर लीजिएगा, ये भी उसी तरह है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का डी। इसका भी आ जाएगा, जब ना आए तो फिर बताइएगा, एक आसान है, बन जाएंगे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट भाग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भाग करते हैं, भाग 4 है, यहाँ से स्टार्ट है भाग 4। तो
देखिए भाग 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है भाग 4 में। तो यहाँ पर जो है 121 नंबर से लेकर 160 तक रीजनिंग है अब। तो चलिए देखिए भाग 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि देखिए ये पूरा समीकरण है, जिस प्रकार से इसको हल किया गया है इन दोनों को उसी प्रकार इसको हल करना है। तो देखिए आप लोग तर्क लगाइए कौन सा सही होगा, पॉज करके पहले आप इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। आप देखिए इसमें इसमें आंसर है कि जैसे इसका दाहिक का अंक है और इसके दाहिक का अंक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है कितना है 2 का बराबर। इसके दाहिक अंक 4 है, इसके दाहिक अंक 7 है, इन दोनों की डिफरेंस 3 के बराबर। इसका दाहिक अंक 4 है, इसका दाहिक अंक 6, इन दोनों के डिफरेंस बराबर कितना आएगा 2 के बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को यहाँ पर जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार इसका और इसका संबंध होगा। तो यहाँ पर इसको फिल इन द ब्लैंक भरना है आप लोगों को। देखिए पी में आप -11 करेंगे तो पी कितना होता है 16, 16 में -11 करेंगे तो 5 आता है, 5 में क्या आता है ई, ठीक है। क्यू कितना होता है 17, 17 में जब आप लोग 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 में कौन आता है एफ। तो इस प्रकार आप लोगों को -11 11 करते जाना है, ठीक है। तो -11 11 कर इसी तरह इसमें आप लोग करिए -11। टी कितने में आता है 20, 20 में आप लोग जब 11 माइनस करेंगे 9, 9 में क्या आएगा जे, 9 में आता है क्या आई, ठीक है। तो आई से स्टार्ट होगा कोई भी वर्ड होगा तो देखिए आई से यही एक स्टार्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है ए बी सी ई का संबंध, जो संबंध इससे है वही संबंध नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है। देखिए बी में अगर आप लोग बी में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ई, ठीक है। बी कितना होता है 2 और ई कितना होता है 7, तो इसमें कितना 5 जोड़ रहा है, ठीक है। डी कितना होता है 4, आई कितना होता है 9, तो इसमें कितना जोड़ा 5। फिर इसका देखिए सी कितना होता है 3 और सी के बाद एफ कितना होता है तो एफ होता है 6, तो इसमें कितना जोड़ा है +3, तो यहाँ +5 +5 फिर +3 जोड़ना है। फिर ई कितना होता है तो ई होता है 5, ठीक है। और यू कितना होता है यू होता है 21। अब इसमें कितना जोड़ा है तो 16 जोड़ रहा है, तो पहले कितना इसमें पहले 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 3 जोड़िएगा, फिर 16 जोड़िएगा, तो आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्यू कितना होता है क्यू होता है 17, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। तो 20 से कोई भी होगा तो 20 से स्टार्ट होगा, 20 से देखिए चारों स्टार्ट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, आसान है, बता दिया है कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, इसमें से देखना है कौन सा संगत है। तो देखिए इन दोनों को मिलाइए 11 हो रहा है, इनको मिलाइए 11 हो रहा है, इनको मिलाइए तब भी 7 4 10 7 7 4 11 हो रहा है, पर इनको मिलाएंगे तो 8 ही हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर देखना है अगली आकृति कौन आएगी इसके बाद। तो देखिए ये स्टार जो है 45 डिग्री पे घूम रहा है और राइट पे घूम रहा है क्लॉकवाइज। 45 घूमा यहाँ पे आया, फिर 45 घूमा यहाँ आया, 45 घूमा यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 45 घूमेगा तो ये कहाँ जाएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन दिए हैं, एक और 2, उनको आपको पढ़ना है, फिर तय करना है कि कथन में उपलब्ध जानकारी जो है सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखिए दोनों कथन पढ़ते हैं, पर्याप्त है या नहीं ये अभी पता चलेगा। देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक गोलाकार में अंदर की ओर मुँह करके खड़े हैं। अब मान लीजिए एक गोला है, कौन कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, तो 8 लोग यहाँ पे हम लोग खड़ा कर लेते हैं, ये 8 लोग हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि वामावर्त दिशा में, वामावर्त में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्यू एस के बीच के कोण का पता लगाना है। आप लोगों को क्वेश्चन है कि वामावर्त दिशा में क्यू और एस के बीच का कोण का पता लगाना है, एंटी क्लॉक में पता लगाना है कोण का। तो देखिए पी क्यू से 135 डिग्री, पी क्यू से 135 डिग्री, पी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुँह किए है। तो पी का मुँह किधर है दक्षिण पश्चिम दिशा। देखिए दिशा कहाँ हो गई, ये साउथ हो गई और ये वेस्ट हो गई, तो इस ओर को मुँह किए पी, तो ये पी होगा कहाँ पे, पी यहाँ पे होगा, तभी तो इधर को मुँह कर पाएगा, इधर इस ओर को, ठीक है। अब ये हो गया, है कहाँ पर ये, तो पी है कहाँ पर, पी जो है क्यू से 135 डिग्री पे। तो क्यू अब यहाँ से पी आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ ये हो गया 180, ये हो गया यहाँ से आप लोगों को पूरा तो हो जाएगा 180, 45 हो गया, ये हो गया 90, यहाँ पे है कहीं क्यू, ठीक है। अब देखिए कितने लोग हैं 8 लोग हैं, 8 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 चौको 32 8 45 45 डिग्री पे एक लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू कितना हो गया 45 थे 135, तो यहाँ पे हो गया कहीं क्यू। फिर लिखा है पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने हैं, पी और यू, तो यू कहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा क्योंकि पी उधर है। तो फिर वी आर से 90 डिग्री पर है, कहीं पे वी है मान लीजिए आप लोग, वी यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो वी यहाँ पे कहीं पर भी बैठ सकता है,
बाकी जो बचे हैं उनमें कहीं पर भी जो है बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको बैठाया, यहाँ पे क्यों, यहाँ को यू। अब देखिए वी, तो वी और आर कहीं पे बैठेगा, तो वी मान लीजिए यहाँ अगर बैठेगा तो एक स्थान छोड़ के वहाँ पे आर बैठेगा। अब देख लेना वहाँ पे, अभी बाद में पता चलेगा कहाँ बैठेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है डब्ल्यू पी से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। डब्ल्यू जहाँ पे बैठेगा, तो अगर मान लीजिए डब्ल्यू यहाँ अगर बैठता है तो यहाँ पे भी डब्ल्यू की जो है डिसाइड नहीं है कहाँ पे बैठेगा, 90 डिग्री जो दक्षिणावर्त रहेगा। तो यस का मुंह दक्षिण पूरब की दिशा में है। अगर एस का मुंह देख लीजिए, एस जो है कहाँ है, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, दक्षिण ये हो गई, पूरब ये हो गई। तो दक्षिण पूर्व इस दिशा की ओर मुंह है किसका, यस का। तो यस जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठेगा, जो कि गोले के अंदर की ओर बैठा है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया, देखिए अब ऊपर यस कहीं पे आया नहीं है और जगह पे, तो यस तो मान लीजिए यहाँ बैठ गया। तो ये बी अगर आप लोग यहाँ बैठा देंगे तो यस यहाँ पे बैठ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यस भी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, जो कि इन्हीं दोनों के बीच के अंतर 100 मतलब 90 डिग्री पड़ रहा है। यहाँ पर भी तो बैठ सकता है 90 डिग्री में, लेकिन डब्ल्यू एस अगल बगल नहीं बैठ पाएंगे। कितना है डब्ल्यू एस के बीच के अंतर, 90 है। तो इसका कोई भी मतलब सलूशन नहीं है, आप लोग देख लीजिए किसी में भी नहीं निकल रहा है। आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, हमारे हिसाब से आंसर ए होगा। बन जाए तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथन 1 को कथन 2। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है, उसके अनुसार आप लोगों को क्या करना है कि पूर्वानुमान पर विचार करें और निर्णय लें कि उनमें से कौन सा कथन इनमें अंतर्निहित है। ठीक है, पूर्वानुमानों के हिसाब से विचार करना है। इनमें आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि जैसे कि रिपोर्ट कहती है कि भारत जो है, भारत संस्कृति विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। तो पूर्वानुमान यहाँ पे क्या लगाएंगे कि भारत जो है प्राचीन काल से ही बहुत अच्छी विरासत लेकर चला आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पूर्वानुमान हो गया यहाँ पर। तो भारत के लोग अच्छी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति प्रथाओं को अच्छे वाहक हैं, तो ये सही है। सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। तो देखिए इससे आप लोगों को निकल के आ रहा है कि अच्छे देशों में से एक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार। सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। तो बेहतर यहाँ पे नहीं है, मतलब बराबर है। बहुत से देश हो सकते हैं यहाँ पर भारत के बराबर हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला जो है पूरी तरह से सही नहीं है, केवल पहला भी सही, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसकी जल आकृति बताना है आप लोगों को। जल आकृति कौन सी बनेगी, तो देखिए यहाँ पर कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, आप लोग ये वाला चिन्ह ऐसे हो जाएगा, तो ये वाले चिन्ह दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए आप लोगों को असंगत अक्षर समूह पहचानना है। तो देखिए इससे डब्ल्यू से आर कितना कम है, 5 कम है। पी से एन कितना कम है, -4 कम है। ठीक है, एक्स से टी कितना कम है, -4 कम है। और यह टी से पी -4 कम है। डब्ल्यू से एक्स -2 कम है। एक्स से बी -2 कम है। वी से वाई से भी -3 कम है। वी से एस -3 कम है। देखिए यहाँ पे -4 -2 -3 कम है, यहाँ पर एक में -5 एक में -4 कम है। तो यही पे असंगत है, बाकी सारे जो है जितना कम है उतना दोनों में बराबर बराबर कमी है। इनमें एक में 4 की कमी है माइनस की, एक में 5 की कमी है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है रीना सुनीता की आयु की दोगुनी है। ठीक है, 3 साल पहले रीना और सुनीता से तीन गुनी थी। अब रीना की आयु कितने साल है, तो इसको ये आसान है, आयु वाला है निकाल लेना आप लोग, 6 वर्ष आएगी इसकी निकल के। नेक्स्ट है देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए टाइम बहुत हो गया है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इनमें देखिए कौन सा भिन्न है, ये देखिए ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल बना है, दिख ही रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, यही भिन्न है। नेक्स्ट अब देख लीजिए कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर। तो देखिए कौन सी आएगी, इसमें पहले में क्या हो रहा है, पहले में हो रहा है अगर 1 गुणे 1 + 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरे में 2 गुणे 1 + 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 कैसे आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जब 4, अब यहाँ से शुरू करना है तो 4 से शुरू करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 4 ऐसे करना है। ठीक है, तो श्रृंखला बनती चली जाएगी। जब लास्ट में हम पहुँचेंगे, यहाँ ये 5 वाली हो गई, जब यहाँ 6 में पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 6। जब इसको हम लोग आप लोग कर लेना सॉल्व करना तो आएगा 726। ये हो गया श्रृंखला, तो क्या है 726। पढ़ते नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पहचानना है कि सभी कथन पढ़ें और उत्तर दें। तो कथन 1 2 3 दिए गए हैं और कथनों की जानकारी के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। तो देखिए प्रश्न है कि गो का कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, गो को। तो देखिए नेवर गिव अप का क्या है,
जी का पा, ठीक है। गिव एनी थिंग का क्या है ये, तो देखिए गिव इसमें भी है, गिव इसमें भी है, और कोई वर्ड मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है आप लोगों का पा इसमें भी, पा इसमें भी, तो यानी कि गिव का क्या हो गया, गिव का हो गया पा। और देख लेते हैं नेवर थिंक गो का GSS, वो ये हो गया। तो देखिए गो कहाँ पे है, गो इसमें है। थिंक देखिए, थिंक इसमें भी है, थिंक इसमें भी है। इसमें देखिए कोई मैच कर रहा है, इसमें देखिए एस मैच कर रहा है, एस, यानी कि ये जो थिंक का हो गया वो क्या हो गया, एस। और देखिए नेवर इसमें भी है, नेवर इसमें भी है, तो इसमें कुछ मैच कर रहा है, इसमें जी मैच कर रहा है, तो नेवर का क्या हो गया, नेवर का हो गया जी। अब देखिए गो बचा, गो का पूछा गया है, तो यहाँ पर ये दोनों हो गए, यहाँ पे ये भी दोनों हो गए, तो गो का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम लोगों ने तीनों कथन लिए हैं, तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन से कथन पर्याप्त हैं, तो तीनों लिए गए हैं, ठीक है, तीनों मिलाकर कुल जानकारी ली गई है, तो आंसर डी हो गया। बट नेक्स्ट इसमें देखिए कौन सा भिन्न है ये पहचानना है। तो देखिए आँखें, आंतें, आँखें, गुर्दा, फेफड़ा। देखिए आंत, गुर्दा, फेफड़ा ये आंतरिक भाग हैं, पर आँखें जो हैं ये बाह्य भाग है, इसको हम आँखों से देख सकते हैं, मतलब बाहर से दिखाई देता है आँख अंग। तो इसमें से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे देखिए कौन सा आएगा। तो जी कितने में आता है, जी 7 में आता है, जी नहीं, सी, यहाँ पे देख लेते हैं सी कितने में आता है, सी 3 में आएगा, ठीक है। उसके पश्चात जो है एक्स, वो कितने में आएगा, तो एक्स देखिए जेड यहाँ पे आता है, ये 25 पे होता है, तो एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, तो इसके यहाँ पे खालिस्तान है, ठीक है। फिर यू कितने पे होता है, यू होता है 21 पे, आई कितने पे होता है, आई होता है 9 पे, और आर कितने पे होता है, आर होता है 18 पे। तो कोई मैचिंग कर रहा है, देखिए इसको देखिए, इसमें देखिए आप ये -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 होगा, -3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसमें -3 करिए, फिर इसमें क्या करना है आपको, इसमें फिर आप इससे -3 करिए तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे ये निकालना है, तो आप लोग इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग +3 करेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा, एफ, +3 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ, फिर +3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो पहले इसमें +3 ऊपर, ये अल्टरनेट में ये -3, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया +3, ये -3, तो यहाँ पे जब 3 में 6 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में क्या आता है, एफ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते नेक्स्ट। अब इसको देख लीजिए, कूट भाषा में जिस प्रकार फुलफिल्स को ये लिखा गया है, उसी प्रकार जो है इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए सारे वर्ड क्या हैं, फुलफिल। एस का विपरीत क्या होता है, तो एच होता है, ठीक है। तो ये सब विपरीत अच्छे लिखे हैं यहाँ पर। एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, एल का विपरीत ओ होता है। तो आप लोगों को पीछे से स्टार्ट करना है और पीछे से ही देखना है, ठीक है। आगे से देख लीजिए आप लोग, एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है, ठीक है। यू का विपरीत एफ होता है, तो सारे अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए एल का क्या अपोजिट हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जो है जेड हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। फिर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट ओ हो गया, फिर इसका ई का अपोजिट वी हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। ये किस में आ रहा है, तो ये आप लोगों का आ जाएगा ए नंबर में। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ये व्यक्ति मान लीजिए दक्षिण दिशा में चल रहा है, 30 किलोमीटर गया। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, 45 डिग्री घूमा, 45 डिग्री घूमा, ठीक है। और घूम जाता है, 45 डिग्री घूम जाता है, और 30 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर चलता है। अब ये 45 डिग्री घूमा इधर की ओर, और कितना चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर कह रहा है फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, अब 90 डिग्री घूमा, तो कहाँ, दक्षिणावर्त में एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इधर इस दिशा में घूमा, कितना घूमा, तो ये घूमा 30 किलोमीटर मतलब 90 डिग्री घूम गया। अब ये किधर जा रहा है, सॉरी यहाँ से 45 घूमेगा तो इधर को हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी चला 30 किलोमीटर पहले गया, 3 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे 30 किलोमीटर है। फिर 45 घूमा
दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 45 घूमा, इधर गया 45 घूमा, तो 45 डिग्री देखिए यहाँ से बनेगा ये 45, तो यहाँ पे कितना गया 20 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद वो 90 घुमा वामावर्त, तो इस ओर जाएगा, यहाँ से 90 ये वाला डिग्री 90 अंश बनेगा, ये वाला कोण 90 बनेगा, और 10 किलोमीटर गया। ठीक है, पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर उसका मुंह है, तो उसका मुंह किधर है, तो ये देख लीजिए दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, किस ओर है, तो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए अब्दुल ने कहा कि उसके एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता हैं। तो सज्जन का अब्दुल से क्या रिश्ता है, ये मान लीजिए सज्जन है, सज्जन का एकमात्र भाई ये है। ठीक है, प्लस से नोट करते हैं व्यक्ति को। ठीक है, तो सज्जन का भाई है। ठीक है, अब तो अब्दुल कह रहा है कि उसके एकमात्र भाई जो है मेरी बेटी, यानी कि ये हो गई अब्दुल की बेटी मान लीजिए, और ये हो गया अब्दुल। तो कह रहे हैं मेरी बेटी के पिता क्या होंगे, स्वयं अब्दुल हो जाएंगे। तो मेरी बेटी के पिता हैं, तो अब्दुल के पिता कौन है, ये, इनके बारे में बात हो रही, सज्जन के भाई के बारे में। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अब्दुल ये हो गया, अब्दुल की ये हो गई बेटी। तो अब्दुल का सज्जन से क्या रिश्ता है, ये सज्जन हो गए, तो क्या रिश्ता है, ये चाचा लगेंगे। ठीक है, चाचा लगेंगे, तो चाचा का रिश्ता हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नीचे दिए गए विकल्प किस विकल्प में देखना है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखिए आप लोग। तो देखिए इसमें आप लोगों को ए दिख रहा है, इसमें डबल सी दिख रहा है, इसमें ओ दिख रहा है, यू दिख रहा है, तो यू इसमें कहीं दिख रहा है, यू नहीं, इसमें यही नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सी। अब देखिए 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के बीच अंतर पूछा गया है। सुइयों 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ जो है एक साथ होंगी। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर दोनों सुइयों का एक साथ निकालना है तो m बराबर 2/11 T1। ठीक है, इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस थीटा तो यहाँ पे कितना है, जो कि एक साथ होंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको 0 डिग्री देंगे आप हम लोग, तो ये हो जाएगा T1 मतलब पहला समय कितना है 3 बजे, T1 3 इंटू 30, ये हो गया 0, तो हो गया 0, तो प्लस में 0 है तो ख़त्म हो गया। अब ये कितना हो गया, 30 90 और 90 दूनी 180, 180/11। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए, 180/11, तो इसको देखिए आप लोग डिवाइड करिए, 11 कम 11 बचा 6 यहाँ पे, तो 11 कम 11 बचा 7, 11 संग 66, तो अब कितना बचा, 4 बचा, 16 सही 4/11 आ जाएगा इसका राइट आंसर, 16 सही 4/11, 3 बज का 16 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट में पहुँच जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कांस्य रजत मिश्र धातु में संबंध बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कांस्य मिश्र धातु मान लीजिए ये हो गई, इसी के अंदर मिश्र धातु रजत से भी तो मिश्र धातु बनाई जा सकती है, कांस्य से भी बनाई जा सकती, तो इसका ये वाला बनना चाहिए गोला हमारे हिसाब से, ये गोला किसी में दिया ही नहीं है। ठीक है, ये मिश्र धातु का गोला हो गया, ये रजत का हो गया, ये कांस्य का हो गया, पर इसमें ऑप्शन दे रहा है ये वाला, तो आप लोग देख लीजिए इसको, क्या लगता है आप लोगों को, यही वाला होगा, बताइएगा कमेंट में करके। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एट द रेट के मायने ये, यहाँ पे देखिए आप लोग चिन्ह बदल के सॉल्व करिए, तो आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला आप लोग काफ़ी किए होंगे, तो इसका आंसर आप लोगों को ये निकलेगा डी। अब इसको कर लेते हैं 6, एट द रेट की जगह प्लस, एट द रेट की जगह भाग का निशान लगाना है यहाँ पर, फिर आ जाएगा 2, फिर डॉलर की जगह क्या लगाना है, डॉलर के जगह इंटू का गुणे का निशान लगाना है, फिर इसके जगह क्या क्या लगाना है, बराबर का निशान लगाना है 9। अब देखिए बॉड मास का रूल लगाएंगे, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, फिर गुणे 3 बराबर 9, तो 3 9 बराबर 9, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है QRSTU। ठीक है, जो है विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को देखना क्या है, देखना है इसमें कि टी से देखना है, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं, Q लंबा है U से, S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है, T जो है दूसरा सबसे नाटा है, R लंबा है, T लेकिन नाटा नहीं है Q से, लेकिन R से नाटा है परंतु U से लंबे नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, एक 143 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विभिन्न लंबाइयों के 5 व्यक्ति हैं, Q लंबा है U से, S नाटा है R से और सबसे नाटा नहीं है, T दूसरा सबसे नाटा है, R लंबा है T से लेकिन नाटा नहीं है Q से। ठीक है, कितने लोग R से नाटे हैं, ये देखिए पूछा है, R से नाटे कितने लोग हैं, ये पूछा गया है। अब आप लोग देख लीजिए, R से नाटे यहाँ पे निकालना है आप लोगों को, तो देखिए कह रहा है Q जो है U से, Q लंबा है U से, तो Q लंबा हो गया, Q लंबा है किससे, U से। S नाटा है R से, कहीं पर S है,
एस जो है नाटा है आर से, ठीक है, और सबसे नाटा नहीं है, तो ये भी बात ठीक है कि एस जो है सबसे नाटा नहीं है। अभी और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टी जो है दूसरा सबसे नाटा है, ठीक है, तो टी जो है दूसरा सबसे नाटा है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से, क्यू से नाटा है कौन, आर, तो क्यू सबसे मतलब क्यू तो सबसे लंबा है तो आर यहाँ पे आ जाएगा, और लंबा है टी से तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यस जो है आर से थोड़ा लंबा है तो आर यस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कितने 5 हो गए। अब क्या पूछा गया है, क्यू आर यहाँ पे आएगा, ठीक है, याद रखना यू यहाँ पे आ जाएगा फिर बाद में। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, तो इसको देख लेते हैं एक बार। जो है क्यू लंबा है यू से, क्यू लंबा है यू से, ठीक है, उसके बाद है आर, क्यू लंबा है यू से, एस नाटा है आर से, ठीक है, तो आर से नाटा कौन है, एस, यानी कि आर बड़ा हो गया एस से। फिर उसके बाद है कि टी दूसरा सबसे नाटा नहीं है, तो ये भी ठीक है, ठीक है, आर लंबा है टी से लेकिन नाटा है क्यू से, तो देखिए इसका क्या बनेगा कि आर जो है क्यू से टी से लंबा है पर क्यू से नाटा नहीं है, क्यू से लंबा नहीं है, ये यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यू आर टी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर, अब यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए आर जो छोटा है ना एस से, तो यहाँ पे एस मतलब आर बड़ा है एस से, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह क्यू आर एस टी यू, तो इसमें क्या आ जाएगा, एस से कितने लोग नाटे हैं, तो 1 2 3 लोग नाटे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। बढ़ते नेक्स्ट। अब इसको करिए आप लोग, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसका आंसर हम आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं 44 का, 44 का ये आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसी प्रकार 49 का भी दे दिया है आप लोगों के लिए, सॉरी 45 का ये 44 45 दो थे दे दिया, ठीक है, ये 45 का आंसर ये रखा है यहाँ पर, ये 45 का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर इसको खोला जाता है तो कैसा बनेगा, तो देखिए ये देखिए ये विपरीत होते हैं यहाँ पर, ये दोनों विपरीत होंगे और ये विपरीत होंगे, तो विपरीत एक दूसरे के दिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 के बाद अगर 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सही है, 6 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही है, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ये भी सही, पहले ही आकृति यहाँ पे सही हो जाएगी, एज राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। मई के बाद जून महीना आता है, तो मई कैसी होती है, मई 31 की होती है, और जून जो है तो 1 जून को पूछा है, तो जब एक महीना बढ़ जाता है तो अगर 31 का दिन है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 बचेगा 3, तो 3 दिन और जोड़ देंगे मंगलवार में, मंगल तो बुध बृहस्पति शुक्रवार आ जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, 147 का बी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए गुड का कोड पूछा गया, जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी प्रकार इसमें गुड का कोड बताना है आप लोगों को, तो ऑल आर वेरी ब्यूटी, और नेक्स्ट है दे आर गुड, तो इसमें क्या है देखिए कोई कॉमन है, आर कॉमन है, तो आर का इसमें कोई कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है देखिए, इसमें कुछ कॉमन है या इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें पूछा गया है गुड का कोड, तो इससे इन दोनों से ज्ञाति नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें कोई भी कथन पर्याप्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। अब ये देखिए इसमें लिखा है कथन और धारणा का विश्लेषण करें और कथन में अंतर्निहित धारणा को चयन करें, इसमें कौन सा अंतर्निहित है, ये यहाँ पे पूर्वानुमान नहीं लगाना है आपको, जो कथन कह रहा है वही पहचानना है। तो कह रहा है नीतीश ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर लिया और अपने चालक संचालक आधिकारिक गाड़ी कार में बैठा और काम के लिए निकल गया। तो लिखा है नीतीश सशस्त्र सेना में अधिकारी है, तो इससे पता चल रहा है कि वो सशस्त्र सेना में अधिकारी है, ठीक है। फिर लिखा है नीतीश जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो, तो इससे कुछ जयपुर वगैरह का तो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो केवल इसमें एक ही अवधारणा नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मायने मतलब निकाला जा सकता है। तो लिखा है कि सभी पौधे पेड़ है, ये मान लीजिए पौधे हैं, ये पेड़ है, ट्री हो गया, ये प्लांट, तो ये मान लीजिए सभी प्लांट जो है पेड़ है ट्री है, ठीक है।
कोई पेड़ हरा नहीं है, कोई पेड़ जो है ट्री है हरा नहीं है, ये हो गया ग्रीन का। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ पौधे ग्रीन है तो कुछ पौधे ग्रीन है। जब यही ट्री के अंदर पौधे आ जाएंगे तो ग्रीन तो हो ही नहीं सकता। देख लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है, तो ये नहीं है, पहला गलत हो गया। जो जो पौधे पेड़ नहीं है वे हरे हैं, कि तो जो पौधे पेड़ नहीं है, जो पौधे ट्री नहीं है वो हरे हैं, तो ऐसा भी कुछ इसमें अंतर्निहित नहीं है, तो इसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, 150 का डी हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है 151 नंबर। देखिए यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष कथन को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरित करता है। तो देखिए सभी अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं, ये कथन हो गया। अब यहाँ पर इसी के हिसाब से देखना है कि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए। तो सभी अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं, ये सुंदर है तो वो अभिनेत्री होनी चाहिए, ये इस नहीं निकलेगा। चूँकि अभिनेत्री है तो वो सुंदर होगी, ये ठीक है। यदि ए अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए, तो सभी हैं तो ये भी सही हो जाएगा कि अभिनेत्री है तो सुंदर ही होगी। ठीक है, ए भद्दी है तो अभिनेत्री होनी चाहिए, ये गलत हो गया। अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, केवल 2। ठीक है, तो अनुसरण बी इसका हो जाएगा। बी अनुसरण मतलब दूसरा अनुसरण कर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 152 से 53 तक दिखा है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ई, एफ, ये 6 मिस्टर हैं। एक बैंक के सदस्य हैं जिनकी पोजीशन इस प्रकार है: प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कैशियर, स्टेनो, टेलर और क्लर्क हैं। अनिवार्य नहीं है कि ये सब इसी क्रम में हो। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर इसका हल यहीं पे दे दिया गया है आप लोगों को, बल्कि ये स्ट्रक्चर बनाना है तो आप लोग पहले बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें हल दे दिएगा तो हम आप लोगों को यहाँ से आंसर बता दे रहे हैं कि प्रबंधक कौन है, तो प्रबंधक कौन है, सी है, तो मिस्टर सी हो गया। नेक्स्ट है सहायक प्रबंधक कौन है, तो सहायक प्रबंधक कौन है, ये मिस्टर ए, तो मिस्टर ए हो गए। तो आप लोग इसको पहले बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, टेलर कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पे टेलर कौन है, टेलर एफ है। ठीक है, टेलर एफ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मिस्टर एफ। नेक्स्ट है इस पासे को नीचे दिखाई गई 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पे 2 पासे से मतलब 2 फलक सेम है, वो नियम लगेगा। जब 2 फलक सेम होते हैं तो जो तीसरा फलक है जो दूसरे का तीसरे फलक के विपरीत होता है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4। राइट आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट देखिए कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब ये देखिए देख लेते हैं कौन सी आकृति पूरा करेगी। ये देख लीजिए, तो इसमें कौन सी पूरा कर रही है। देखिए इसमें संरचना कैसी बन रही है, कुछ इस तरह की संरचना बनेगी, ऐसे ऐसे करके होगा, तो ये वाली संरचना बन रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है शब्द के प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुए हैं उतनी ही बार नए शब्दों में प्रयोग होंगे। तो देखिए इसमें दे रखा कि कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, इसका कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये देखना है। देखिए इसमें फादर में देखिए एफ है, ए है, टी है, एच है, इसमें एच है, एच कहीं नहीं है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। इसमें आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या गिननी है, कितने त्रिभुज हैं गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग जैसे गिनते हो तो आप लोग फार्मूले आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग उससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर ना आते तो इसको गिन लीजिए नॉर्मल। 6 ये हो गए, एक ये हो गया 7वां, एक ये हो गया 8वां, उसी तरह एक ये हो गया 9वां, एक ये हो गया 10वां। तो इसमें कितने हैं, 10 हैं। बढ़ते नेक्स्ट है सभी आकाश बादल हैं। तो ये हो गया आकाश का, ये हो गया बादल का, तो ये हो गया आकाश का, ये हो गया बादल का। फिर लिखा है सभी बादल बारिश करते हैं। तो सभी बादल क्या कर रहे हैं, बारिश। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि कुछ आकाश बादल हैं, कुछ आकाश, जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे, तो ये भी ये सही हो गया। सभी आकाश, सभी बादल आकाश हैं, तो सभी बादल आकाश नहीं है। ये तो आप लोगों को इसी से पता चल रहा है कि सभी आकाश बादल हैं पर सभी बादल आकाश नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, तो सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित अंकों में अगली संख्या कौन सी होगी, ये देखना है, अगली संख्या देखना है। देखिए 12 33 96, इसमें से फिल इन द ब्लैंक है, आगे का भरना है हम लोगों को। तो ये कैसे करेंगे, देखिए 12 से 33 कैसे बन रहा है। 12 में आप लोग 2 का गुणा करिए, सॉरी 3 का गुणा करिए और 3 घटा दीजिए, 12 3 36 3 33। अब 33 में क्या करिए, 33 में 3 का गुणा करिए, 3 घटा दीजिए तो 96 आएगा। फिर 96 में 3 से गुणा करिए, 3 का घटाइए। फिर इसी तरह 800 जो है 52 में 3 का गुणा करिए, 3 घटाइए। 852 में 3 का गुणा करिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, करिए लगा 1, 8 3 24 1 25। इसमें से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 5 5 3। ठीक है, 2552 2553 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, लास्ट में 6 रहेगा, 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है,
तो कितना हो गया बी। अब ये देखिए पूरे क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। देखिए ये चौथा सेट है, अब हम बहुत ही जल्दी इसका 5वां सेट लेकर आएंगे, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन का, फिर इसके पश्चात हम लोग इसके पूरे 10 सेट लगाने के बाद हम लोग इस पीडी के टेस्ट लगाएंगे। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।